अस्सलाम वालेकुम। आज ने फैसला किया है कि आज इमरान खान की हुकूमत को दरपेश मुश्किलात और मसाइल और उनके हल के ऊपर गुफ्तगू की जाए और राय दी जाए कि कैसे इन मसाइल का हल किया जा सकता है। आपने बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें करते हुए सुना होगा, लेकिन वो मसाइल की निशानदेही ज़रूर करते हैं, लेकिन उनके हल के ऊपर ज़्यादा गुफ्तगू नहीं होती। तो आज सोचा ये है कि जो शेयर कर सकते हैं इन प्रॉब्लम्स के हल को, उस पर गुफ्तगू की जाए। ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले तो बात यह है कि पाकिस्तान का मसला है क्या। पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान की आमदनी जो है उसके अखराजात के हवाले से कम है और उस आमदनी को बढ़ाया कैसे जा सकता है, इस पर बहुत बहस होती है। नुकसानात जो हैं ये भी पता है सबको कि कहाँ से होते हैं। जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं वो तकरीबन 1100 अरब रुपए का नुकसान सालाना देती हैं। 1100 अरब का मतलब ये हुआ कि ये पूरे डिफेंस का बजट होता है या पूरे पाकिस्तान के तरक्की का बजट होता है, जो कि अब मौजूदा हुकूमत ने पैसे कम होने की वजह से 500 अरब कर दिया। यानी जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं उनका नुकसान 1100 अरब रुपया, जो कि नुकसानात में जाता है, और सिर्फ 500 अरब रुपया पूरे पाकिस्तान का तरक्याती बजट। अब मसला ये है बुनियादी कि इनको क्या किया जाए, कौन से ऐसे इक़दाम लिए जाएं, या दुनिया ने कैसे अपने मुल्कों को तरक्की दी और किस तरीके से कौन से इक़दाम लिए गए जिसकी बुनियाद पर कौमों ने तरक्की की। हमारी नज़र के सामने दूसरी जंग अज़ीम के अंदर जर्मनी और जापान ऐसे ममालिक थे और जिनके मुल्क तबाह हो चुके थे, लेकिन उन्होंने कुछ ही अरसे के अंदर वो मुल्क दोबारा खड़े हो गए। इस दौर में भी कई ऐसे ममालिक हैं जो कि ज़मीन बोस हो गए, लेकिन अपनी मेहनत से 10-20 सालों में वो फिर से खड़े हो गए। तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, सिवाय इसके कि आपकी अंदर वो अज़म मौजूद हो और कौम उस सिलसिले में अपने आप को मुत्तहिद कर ले। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इमरान खान की गवर्नमेंट को उन तमाम लीकेजेस को बंद करना पड़ेगा जो कि करप्शन की बुनियाद पर पाकिस्तान में 70 सालों से हो रही है। यानी जो गैर नफ़ा बख्श इदारे हैं, उन इदारों को या तो ठीक करें, और अगर आपको इसमें मुश्किल लगती है तो इन इदारों को शफ़ाफ तरीके से प्राइवेटाइज कर दिया जाए, ताकि ये वो इदारे ऐसे प्रॉफिटेबल बन जाएं और जो प्राइवेट लोग इसको ओन करें, चाहे वो मुकामी हो या गैर मुकामी, और वो उसको अच्छी तरह से चलाएंगे और बोझ जो है ये गवर्नमेंट का हल हो जाएगा, कम हो जाएगा। गवर्नमेंट का काम कारोबार करना नहीं है, कारोबार में लोगों को आसानी देना है। और इसकी रूह से जितने भी गवर्नमेंट के स्टेट ओन इदारे हैं, उन इदारों को अवाम नास के अंदर जो है वो तकसीम कर देना चाहिए, बिडिंग करानी चाहिए और उनको सेल कर देना चाहिए। तो इससे क्या होगा, इससे 1100 अरब रुपया जो आपका सालाना नुकसान में जा रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा कदम जो है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि पाकिस्तान के तूल और अर्ज़ के अंदर बिजली की चोरी होती है। आप बिजली के रेट बढ़ाने के बजाय बिजली की चोरी को अगर प्लग कर लें
और वो जहाँ पर लोग बिल नहीं देते वहाँ से बिल वसूली कर लें, तो आपका ये मसला भी हल हो सकता है। और ये जो गर्दिशी कर्जे जिसका जिक्र अक्सर होता है, उसकी बुनियादी वजह जो है वो चोरी है, और वो चोरी जो है वो हर तबके में है। बड़े लोगों में बड़ी चोरी है, छोटे लोगों में छोटी चोरी है। फैक्ट्रियाँ चोरी करती हैं, इदारे चोरी करते हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये नुकसानात होते हैं। इसके बाद आप अगर चाहें तो गैस जो यूटिलिटी है, इसकी भी चोरी को अगर आप बंद कर सकते हैं, 13% चोरी होती है, और अगर ये आप चोरी बंद कर देंगे तो गैस भी आपके जो नुकसानात हैं उसके भी ख़त्म हो जाएंगे और सार्फिन पर इजाफी बोझ भी नहीं पड़ेगा। ये तो रही बात इन बातों की, लेकिन जो टैक्सेशन के कलेक्शंस होते हैं वो जब तमाम लोग पैसे देते हैं, टैक्स देते हैं, तो मुल्क चलता है। बगैर टैक्स के तो मुल्क नहीं चलता। और हमारे मुल्क की 22 करोड़ या 21 करोड़ आवाम के अंदर हार्डली 14-15 लाख टैक्स पेयर्स हैं, और उन 14-15 लाख में भी गालिबन 9 लाख के करीब तो वो हैं जिनकी सैलरी से वो काट दिए जाते हैं। तो ज़्यादातर जो टैक्स जमा होता है वो सैलरीड पर्सनस के उससे जमा होता है, या फिर डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जिसके अंदर कस्टम के टैक्सेस होते हैं, जिसके अंदर सेल टैक्स का है, और जिसके अंदर एक्साइज है, जो कि डायरेक्ट टैक्सेस लेते हैं। तो इस टैक्स को ब्रॉड करने के लिए एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है, इकनॉमी को बढ़ाने की ज़रूरत है, फैलाने की ज़रूरत है। जितनी इकॉनमी का साइज बड़ा होगा उतना ज़्यादा टैक्स कलेक्ट होगा, उतने ज़्यादा टैक्स पेयर इजाफा होगा। अब देखिए, बात तो बहुत इसके अंदर की जा सकती है, लेकिन मेरी नज़र के अंदर मैं अगर तमाम बातों का अहाता करूँगा तो ये काफ़ी तवील हो जाएगी। लेकिन 3 बुनियादी नुक्ते हैं जिससे फौरी तौर पर मौजूदा हुकूमत जो है उनके लिए आसानी पैदा हो सकती है। पहली चीज़ तो मेरी जो नज़र में है वो है आईटी का शोबा। आईटी का जो शोबा है, हमारा पड़ोस मुल्क जो है वो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के अंदर तकरीबन 50 अरब डॉलर से ज़्यादा कमा रहा है, और जो पाकिस्तान का जो आमदनी है सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट की वो 3 अरब डॉलर है। और इसके अंदर बहुत आसानी से अगर हम आईटी के शोबे में, जो कि हमारे नौजवान बहुत ज़्यादा इसके अंदर मुतहरिक हैं और ऑनलाइन काम कर रहे हैं और उसके अलावा भी काम कर रहे हैं, और इसके ऊपर अगर मेहनत की जाए तो 1 साल 2 साल के अंदर ही ये रकम जो है 14-15 अरब डॉलर बन सकती है। और ये रिपोर्ट जो है पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड ने मुरतब भी की है और पेश भी की है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आईटी का शोबा जो है, डिजिटलाइजेशन ऑफ द इकॉनमी, डिजिटलाइजेशन ऑफ टोटल बिजनेस विल इम्प्रूव, ये इम्प्रूव करेगी आपकी पूरी इकॉनमी को, और आपके लिए बहुत आसानी भी पैदा होगी और आपके लिए बहुत आमदन भी लेकर आएगी। दूसरा जो मेरा शोबा जिसको मैं निशानदेही करना चाहता हूँ वो ये है कि जो अरब ममालिक हैं, अगर इनसे हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, जो कि हैं, और इनसे दरख्वास्त की जाए कि आप हमारा मैन पावर जो है वो इंपोर्ट कर लें, और अगर हम इसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपने 2 या 3 लाख लोगों को भी इसमें शामिल कर लेंगे, तो ये अरबों डॉलर की आमदनी जो है पहले महीने से ही पाकिस्तान में आना शुरू हो जाएगी। और इसके लिए जो हमें वो तेल उधार दे रहे हैं उनकी मेहरबानी है, और इसी तरीके से जो दूसरे ममालिक हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं उनकी भी मेहरबानी है। लेकिन अगर वो हमारे लोगों को जॉब्स दे दें, और एक जो आदमी जाता है वो 20-20 साल रहता है, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के बाद जो एक वेव हुई थी जिसमें पाकिस्तान के बहुत बड़े तादाद में लोग बैरूनी मुल्क और गल्फ में गए थे, वो आज तक वहाँ बैठे हैं, अपने ख़ानदानों को भी बुला लिया है, अपने और बच्चों को भी बुला लिया है, और वो मल्टीप्लाई भी होते रहे हैं।
اور اس کا جو پھل ہے وہ پاکستان آج تک کھا رہا ہے۔ 20 ارب ڈالر سالانہ اگر یہ اوورسیز پاکستان نہ بھیجے تو پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ تقریباً کسی بھی صورت میں کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور یہ کنٹریبیوشن جو ہے اگر پاکستان جو ہے اس سلسلے میں گلف کوآپریشن GCC کنٹریز کو اگر یہ ریکویسٹ کرتی ہے کہ پاکستان کا جو مین پاور ہے وہ آپ ہمارے کو ویزے دے دیجئے، وہ چلے جائیں فوری طور پر، اور اس کے لیے اگر پاکستان چاہتا ہے کہ اچھا اسکلڈ لیبر بھیجے تو ایک ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کا جال پھیلا دیا جائے، اور وہاں سے ہمارے جو بچے ہیں جو کہ اس سے تعلیم حاصل کریں، ٹریننگ حاصل کریں، اور ان کو باہر بھیجا جائے، تو یہ بہت بڑا زر مبادلہ کمانے کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ تیسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ کبھی بھی اس سے زیادہ میرے خیال میں نہیں ہو پائے گی، کیونکہ پاکستان کی جو امپورٹ ہے وہ بنیادی طور پر 60% ان چیزوں کی بھی ہے جو کہ پاکستان کی ایکسپورٹ انڈسٹریز کھپت کرتی ہے۔ لہذا جب ڈالر کی ڈی ویلیویشن ہوئی ہے اور اسی طریقے سے یوٹیلیٹیز کے ریٹ مہنگے ہوئے ہیں تو وہ ایکسپورٹ مارکیٹ میں کمپٹیٹیو نہیں رہیں گے یا نہیں ہیں، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ میسو ڈی ویلیویشن کے باوجود پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھی نہیں۔ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ پاکستان یا دنیا کی آبادی تقریباً 7.5 ارب لوگوں پر مشتمل ہے۔ اس 7.5 ارب لوگوں میں سے تقریباً 1.3 ارب لوگ انڈیا کے ہیں، جن سے پاکستان نے 3 دفعہ جنگ لڑی ہے، اور پاکستان ان سے کاروبار بہت محدود پیمانے پر ہوتا ہے۔ اور اس کے سامنے اگر چائنا کی آپ مثال لیتے ہیں تو چائنا بھی 1.4 ارب لوگوں پر مشتمل ہے، اور پاکستان ان سے ٹیکنالوجی میں کمپیٹ نہیں کرتا یا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آپ لیٹن امریکہ میں کام نہیں کرتے، وہاں کے جتنے بھی ممالک ہیں، ارجنٹینا، برازیل، میکسیکو، پیراگوئے، یوروگوئے، کیوبا، اور تمام ممالک، کسی میں بھی پاکستان کا کاروبار نہیں ہے۔ آپ اگر فار ایسٹ دیکھیں گے تو فار ایسٹ میں بھی پاکستان کا کوئی طرح کام نہیں ہے، سوائے یہ کہ کبھی آپ نے کینو بھیج دیے یا کچھ اور بھیج دیا۔ اب کیا رہ جاتا ہے؟ رہ جاتا ہے 1.3 ارب لوگوں کا کانٹیننٹ جو کہ افریقہ ہے۔ 54 ملکوں پر یہ کانٹیننٹ ہے، اور ان کی ایکسپیکٹڈ جو پاپولیشن ہے وہ تقریباً 2 بلین ہو جائے گی 2050 تک، اور اس کے اندر پاکستان کا جو شیئر ہے 0.03% ہے، یعنی 1 ٹریلین ڈالر کا افریقہ کا ٹریڈ ہے، جس میں پاکستان کی ایکسپورٹ جو اور امپورٹ دونوں ملا کر 3 ارب ڈالر ہے، جو کہ بالکل نیگلیجبل ہے۔ پاکستان کی جتنی بھی مصنوعات ہیں ان ممالک میں آسانی سے کھپ سکتی ہیں، اور پاکستان کی فوری طور پر پہلے ہی سال میں 2-4 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ وہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی مشن جو ہے پورے افریقہ کے 54 ممالک کے اندر وہ صرف 14 ایمبیسیز ہیں، اور ہمارے اسی 14 ایمبیسیز کے سامنے انڈیا کے 48 ایمبیسیز ہیں، چائنا کی 50 ایمبیسیز ہیں۔ تو انہوں نے افریقہ کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے ورلڈ بینک، IMF اور تمام مالیاتی ادارے، مودی، S&P، بلومبرگ، تمام لوگوں نے اس صدی کو افریقہ کی صدی کہا گیا ہے، اور وہاں پر تمام انفراسٹرکچر کے علاوہ تمام تر لوگ جو ہیں وہ سسٹینیبل اکانومی کی طرف جا رہے ہیں، مڈل انکم اکانومی بنتے جا رہے ہیں، اور وہاں چیزوں کی کھپت بڑھتی جا رہی ہے، اور اس پورے سیناریو کے اندر پاکستان اپنا شیئر نہیں لے پا رہا۔ اگر اس خطے کے اوپر ہنگامی بنیادوں کے اوپر اگر ہم صرف نظر کریں گے تو ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ فوری طور پر کافی بڑھ جائے گی۔ تو میری یہ تجویز ہے کہ اگر خالی ہم 3-4 چیزوں کو فیصلے کر لیں اور 3-4 چیزیں جو ہیں ہم اپنے وار فوٹنگز پر شروع کر دیں تو پاکستان کے مسائل
चंद सालों में ही ख़त्म हो सकते हैं। यानी एक आईटी के शोबे की एक्सपोर्ट, यानी मैन पावर की एक्सपोर्ट और अफ्रीका के ऊपर नज़र, जो कि एक नई मार्केट की तलाश जिसको आप कहते हैं, वो आपके सामने रेडी मार्केट पड़ी हुई है। इसके अलावा पाकिस्तान में अगर जो सरकारी इदारे हैं उनको प्राइवेटाइज कर दें, और अगर वो ठीक नहीं आप कर सकते, उनके नुकसानात से पाकिस्तान बच जाए, तो आपको 1000 अरब रुपया इजाफी मिल जाएगा। और इसी तरीके से जो टैक्स नेट हम बढ़ा लेंगे और टैक्स नेट के अंदर तमाम लोगों को शामिल कर लेंगे, लोगों को ये एतमाद हो जाएगा कि जो हमारी हुकूमतें हैं वो हम पर ही खर्च करेंगी, तो यकीनन लोग पैसे देना शुरू कर देंगे। जो ज़कात के अंदर अरबों खरबों रुपए देते हैं, वो अपने मुल्क की तरक्की के लिए क्यों नहीं देंगे। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि इन इक़दाम के ज़रिए पाकिस्तान चंद ही सालों के अंदर इस तमाम मसाइल से निकल सकता है। मैं दरख्वास्त करूँगा कि ये जो मेरी गुफ्तगू है ये आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि अरबाब इक़्तिदार के कान में शायद ये पड़ जाए और पढ़ने के बाद वो अपना रास्ता मुतय्यन करने में इन तमाम बातों को शामिल हाल रखें, तो शायद यकीनन फ़ायदा होगा। मेरी ये दरख्वास्त होगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाइए और शेयरिंग कीजिए और अपने लाइक्स कीजिए, और इसके ऊपर जो कमेंट हो वो करिए। उससे हमें दूसरी वीडियोस बनाने में मदद मिलेगी, हम उसके लिए बेहतर गाइड कर सकेंगे, आवाम को एक रास्ता देने की कोशिश करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो इसके अलावा जो हम अपलोड करेंगे वो आप पर ज़रूर पहुँचा देंगे। मेरी दरख्वास्त होगी कि आप सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नई वीडियो बनती है वो आपको इनबॉक्स हो जाए। थैंक यू सो मच।